आप अपना अमूल्य जीवन के समय में से 1 घंटा जो आप निकाल करके आज इस ट्रेनिंग के अंदर कुछ सीखने के लिए आए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो आज सब कुछ चीजें मेरे मुख से निकलवाए, ताकि आज आप जो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए हैं, वो सारी चीजें आप अगले 1 घंटे के दौरान यहाँ से लेकर के जाएं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हमारा 8:01 का समय हो गया है, क्योंकि टीम आत्मनिर्भर का हमेशा से ये रहा है कि हम बिल्कुल फिक्स टाइम पे शुरू करते हैं और फिक्स टाइम पे हम हमारे सेमिनार को या ट्रेनिंग को एंड करते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा मेरे परिचय के साथ। जो आज पहली बार मेरे को सुन रहे हैं उन लोगों को परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सुरेश पंडित है। बेसिकली मैं राजस्थान की राजधानी, जिसको पूरी दुनिया में गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, मैं जयपुर शहर से रहने वाला हूँ। इस इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले की अगर मैं थोड़ी सी मेरी बात करूं, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूं मेरे बारे में, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि कामयाब होने के लिए पता नहीं जी बंदे को क्या क्या करना होता है या उसका बैकग्राउंड किस तरीके का होना चाहिए तो वो जाकर के कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं मेरे बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब मेरे जैसा व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद अगर कामयाब हो सकता है, तो आप सारे के सारे लोग मेरे से बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड वाइज में बात करना चाहूँ, तो जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे किशनगढ़ रेनवाल के अंदर मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ। मैं एक साधारण से गरीब परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी एक किसान रहे हैं। 4 भाई बहनों का हमारा परिवार रहा। परिवार के अंदर मैं सबसे छोटा रहा हूँ, और पारिवारिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होने के कारण मेरे को बहुत ही कम उम्र के अंदर पैसा कमाना शुरू करना पड़ा था। और उसके कारण 2004 में, यानी लगभग आज के 16 साल पहले, मैं मेरा गांव छोड़ करके जयपुर आ गया था, इस उम्मीद के साथ कि चलो जी बड़ा शहर है, बड़े शहर के अंदर कोई ना कोई काम धंधा मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा थी नहीं। मैंने सरकारी स्कूल के अंदर 10th क्लास तक मैंने पढ़ाई की है। जब 10th क्लास की पढ़ाई करके मैं यहाँ पे पहुंचा था, और वो 10th पास आउट भी जो मैंने किया था वो मिनिमम मार्क्स के साथ किया था। कोई ज्यादा अच्छा पढ़ाई लिखाई में मैं था नहीं। तो जयपुर के अंदर मैं बहुत जगह पे घूमता रहा कि मेरे को कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि बिजनेस करना कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए था और पैसा हम लोगों के पास था ही नहीं। तो मैंने मेरा जो करियर स्टार्ट किया था वो आरओ लाइन से किया था, वाटर प्यूरिफायर लाइन से। वाटर प्यूरिफायर लाइन के अंदर मैंने काम करना शुरू किया, और मेरी जो पगार हुआ करती थी उस टाइम, वो लगभग 15,000 रुपए के आसपास हुआ करती थी। और आप सारे के सारे लोग बड़े बुद्धिजीवी और समझदार लोग हो कि 15,000 रुपए कमाने वाला आदमी अपनी लाइफ को किस तरीके से जीता होगा। और इसी दौरान जब हमारे मारवाड़ियों में एक परंपरा रहती है कि जब लड़का काम धंधा करना शुरू कर देता है, कुछ कमाई दमाई शुरू कर देता है, तो उस लड़के की शादी कर दी जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। और जब हमारे शिवराज सर बोलते हैं कि आदमी जब एक गलती कर लेता है तो दूसरी गलती अपने आप उससे हो जाती है। जब मैंने शादी करने की गलती की तो मेरे दूसरी गलती ये हो गई कि मेरे बच्चे हो गए, और फिर मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, हम 4 लोगों का परिवार, और मैं जयपुर जैसे शहर के अंदर में रह रहा था। जिंदगी को मैं बोलूंगा जी नहीं रहे थे, काट रहे थे, गुजार रहे थे। बस एक एक दिन जिंदगी के कम हो रहे थे। कोई जिंदगी में कोई बड़ा अचीवमेंट था नहीं जिसपे कि कोई फक्र महसूस किया जाए। जयपुर में मैं एक 8x8 के रूम में किराए के कमरे में मैं रहा करता था, जिसका भी कई बार मैं भाड़ा नहीं भर पाता था। और व्हीकल के नाम से अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल हुआ करती थी जो चलती कम रुकती ज्यादा थी। और इस तरीके से समझौते भरी जिंदगी को हम कैसे जैसे कर रहे थे, काट रहे थे, जी रहे थे। उसी दौरान चलते चलते ये इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में आई, जिसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। किसी फ्रेंड के माध्यम से पहली बार, जैसे अभी क्योंकि कोरोना के दौरान फिजिकल मीटिंग सेमिनार्स नहीं हो रहे, अभी जूम मीटिंग हम कर रहे हैं, उस टाइम फिजिकल सेमिनार्स होते थे क्योंकि इतना स्मार्टफोन होते नहीं थे और इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं थी। तो मेरे को एक सेमिनार में इन्वाइट किया गया। उस सेमिनार में मैं बैठा, और उस सेमिनार में बैठने के बाद एक चीज समझ में आई कि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से सुरेश पंडित तू तेरी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। जो मैं बड़े बड़े सपने लेकर के आया था गांव छोड़ करके कि जी चलो बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी है जयपुर, वहां पे कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन उस सेमिनार में बैठने के बाद एक चीज समझ में आई कि मैं भी अगर चाहूं तो मेरी लाइफ में मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। और एक बिना पूंजी का व्यापार है, यहाँ पर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। मेहनत के दम पे आप अपनी लाइफ में जहां जाना चाहते हो वहां आप जा सकते हो, और मेहनत करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता था। और इस इंडस्ट्री के अंदर मेरी शुरुआत हुई, और आज भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। मैं स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूंगा क्योंकि आज हम ट्रेनिंग में बैठे हैं, सीएसएस नहीं है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर मेरी शुरुआत हुई थी। जो मेरा शुरुआत हुआ था मेरा 333 रुपए के पे आउट से। मेरा जो पहला पे आउट बना था वो 333 रुपए का बना है। उस 333 रुपए के पे आउट से बढ़ते 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 अगर मैं बात करूं, अभी जो पिछले लगभग 6-7 महीने के आसपास जो मेरा पर मंथ का जो पे आउट आ रहा है, वो लगभग अभी 3 लाख रुपए के आसपास मेरे को हर महीने वेस्टेज के माध्यम से आ रहा है। जहां पे एक टूटी हुई सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल हुआ करती थी,
आज इस इंडस्ट्री के प्रति मैं हमेशा थैंकफुल हूँ कि आज उसी टूटी हुई मोटरसाइकिल से जहाँ से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, आज हमारे घर में हम जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा आज मेरे घर में 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं। अभी मेरी वाइफ के पास अलग कार है, मेरे पास अलग कार है और एक रिसेंटली, जैसे कि अभी निधि मैडम हमारे को बता रही थी, रिसेंटली इसी वेस्टीज के माध्यम से अभी लगभग 5-7 दिन पहले की बात है, मैंने वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से अभी लगभग 70 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज जीएलसी 4 मैटिक गाड़ी मैंने बुक करवाई है। और ये आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत छोटी बात हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो लड़का 15,000 रुपया महीने का कमाता था, अगर मैं पूरे साल की इनकम जोड़ू तो लगभग 2.25 लाख रुपया होता था। और अगर मैं पूरे 40 साल भी वहां जॉब करता तो आई थिंक मैं 70 लाख रुपया नहीं कमा पाता। आज इस वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग की पावर है कि मैंने 70 लाख रुपए की अभी एक यहाँ से कार बुक करवाई है, जहां पे मैं एक 8x8 के रूम में किराए पे रहा करता था, जिसका भाड़ा भी कई बार मैं टाइम पे नहीं भर पाता था। लेकिन आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से जयपुर शहर के अंदर मेरे खुद के 2 घर हैं। और अभी मैंने रिसेंटली वेस्टीज की एक इनकम होती है जिसको हाउस फंड बोला जाता है, उस हाउस फंड इनकम के माध्यम से लगभग 60 लाख रुपीज, लगभग 60 लाख रुपए का अभी मैंने घर खरीदा है 8-9 महीने पहले, इसी वेस्टीज के माध्यम से खरीदा है। तो यानी आज जयपुर जैसे शहर के अंदर मेरे खुद के 2-2 घर हुए हैं, कई गाड़ियां मैंने यहाँ से ली, लाखों रुपया जैसे पर मंथ की आमदनी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं मेरे खानदान का पहला आदमी हूँ जो एरोप्लेन में बैठा, और ना सिर्फ एरोप्लेन में बैठा, अगेन मैं मेरे खानदान का पहला आदमी हूँ जो कि फॉरेन जाकर के आया, विदेश जाकर के आया। और आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से मेरे को थाईलैंड, दुबई, ऐसी कई कंट्री में जाने का मौका मिला। और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं वेस्टीज से, तो वेस्टीज के माध्यम से मेरे को जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, कुछ यूरोपियन कंट्री में मेरे को घूमने का मौका मिला। आज लाइफ को जी रहे हैं, अब काटना नहीं है, अब जी रहे हैं। लाइफ में वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है। अब आपके लिए मैसेज ये है कि मैसेज के तौर पर अगर आप इसको लेना चाहे, तो जब मेरे जैसा व्यक्ति अगर यहाँ पर, जिसकी पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा नहीं थी, जिसका फैमिली बैकग्राउंड को जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, अगर वो व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, तो माय डियर फ्रेंड आप भी सब कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं हालांकि हमेशा बोलता हूं कि ज्वाइनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान का बेटा हूं, थोड़ी किसान वाली लैंग्वेज रहती है। बीज बोएंगे तो उगेगा, बीज नहीं बोया तो कभी नहीं उगेगा। तो सबसे पहला काम करना है वेस्टीज को ज्वाइन करना है। कोई मेरा भाई अगर इसको बिना ज्वाइन करे ही करोड़पति बनने के सपने ले रहा है तो वो करोड़पति नहीं बन सकता। सबसे पहले आपको बीज को बोना पड़ेगा, यानी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद सिर्फ बीज को बोने से वृक्ष नहीं बन जाता, उस बीज को बोने के बाद उसको सार संभाल करनी पड़ती है, उसको खाद पानी डालना पड़ता है, उसको गाय भैंसों से बचा करके रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करते हैं, तब जाकर के वो बीज है वो एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। तो इस बिजनेस के अंदर भी जब आप बीज बो देते हैं, उसके बाद इसको बड़ा वृक्ष बनाने के लिए आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर इसका खाद पानी है वो है ट्रेनिंग्स। आपको इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे उतना ज्यादा, उतना फास्टली आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग्स हमारी जिंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, वेस्टीज के पहले मैं किसी XYZ कंपनी के अंदर काम करता था। वहां पे जब मैंने काम करना शुरू किया, लगातार 5 साल तक मैंने उस कंपनी के अंदर में लगातार संघर्ष करता रहा। 2004 से लेकर 2009 तक मैं उस कंपनी के अंदर लगातार काम कर रहा था। लेकिन मेरे जो चेक साइज आते थे वो हर महीने इतने ही आते थे, कभी 200 रुपया, कभी 500 रुपया, कभी 700 रुपया, कभी 1700 रुपया, कभी 3000 रुपया, कभी 3500 रुपया। लगातार 5 साल तक मेरे जो चेक होते थे वो इसी तरीके से चलते रहे। 5 साल लगातार काम करने के बाद मेरी जो बहुत सारी डाउनलाइन थी वो बिजनेस को क्विट करके इस इंडस्ट्री से बाहर जा चुकी थी। मेरे जो सीनियर सप्लाइन हुआ करते थे वो सब लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ करके जा चुके थे, और वो मेरे को भी हमेशा राय ये देते थे कि भाई ये इंडस्ट्री में कुछ दम नहीं है, आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन लगातार 5 साल में इस बिजनेस को, मैं इस इंडस्ट्री को सीखता रहा। और इस इंडस्ट्री को 5 साल सीखने के बाद, क्योंकि मेरे में एक गलतफहमी थी कि मैंने कहा जी करना क्या है, बस जुड़ना है और जोड़ना है, जुड़ना है और जोड़ना है, ये दो ही तो काम करने हैं। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी नॉलेज इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप जितना सीखना चाहो उतना सीख सकते हो, और यहाँ पे बिना सीखे आप बहुत बड़ी कामयाबी पे नहीं जा सकते। और माय डियर फ्रेंड, 2009 के अंदर मेरे को एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद जहां मेरा चेक कभी 200, 500, 700 रुपया चल रहा था, मेरा पहली बार 5 साल के बाद पहली बार मेरा पे आउट 5000 रुपए का बना। 5000 रुपए का पे आउट मेरे को बनने में लगभग 5 साल लग गए थे। आपके लिए मैसेज क्या है? आपके लिए मैसेज ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं और रातों रात करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। जैसे कि हमारे शिवम गोस्वामी जी बोलते हैं कि सुबह भर्ती और शाम को मिथुन चक्रवर्ती।
तो ये इस तरीके का बिजनेस नहीं है जहां पे आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। ये पेशेंस का बिजनेस है, धीरे धीरे काम करते हैं। और जब मैं इस तरीके की उस मीटिंग में बैठा और उस ट्रेनिंग में बैठने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई, वहां पर उस लीडर ने एक चीज बोली थी कि बिना सीखे आप साइकिल चलाना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सीख जाएं तो एरोप्लेन को उड़ाना भी बड़ा आसान है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए जैसी आमदनी चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको इस तरीके की ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने का फायदा मेरे को क्या मिला? फायदा ये मिला कि अगले ही महीने मेरा चेक 5,000 से 10,000, 20,000, 50,000 होते होते वहां पर मंथ पे मैं पहुंच गया था। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इंजन तो पहले भी था, ऐसा नहीं है कि मैं इंजन नहीं था, इंजन तो पहले भी था, लेकिन ये इंजन रोड पर दौड़ रहा था, जबकि इंजन को पटरी पे दौड़ना चाहिए था और मैं रोड पे दौड़ रहा था, इसलिए मेरी स्पीड नहीं आ रही थी। लेकिन उस ट्रेनिंग में बैठने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये बिजनेस क्या है और ये कैसे काम करता है। और उसके बाद फिर कभी पलट करके नहीं देखा। वही चेक मेरे 1 लाख का भी हुआ, 2 लाख का भी हुआ, और आज लाखों रुपया जैसी 3 लाख रुपया पर मंथ के आसपास की आमदनी यहाँ से हुई। तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आप आज कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला लिसन आप एक चीज ये ले सकते हैं कि आपको लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस आपको इस बिजनेस के अंदर चाहिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर फटाफट रातों रात करोड़पति बनने के लिए आ जाते हैं, वो नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको कामयाबी और लोगों की बजाय थोड़ी देर से मिल रही है तो मेरे दोस्त, झोपड़ी बनने में समय कम लगता है और महल बनने में समय ज्यादा लगता है। तो आप अगर अपने सपनों का महल बना रहे हैं तो ये रातों रात खड़ा नहीं होगा, इसके लिए समय लगेगा और समय लगना भी चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी जो आज मेरे को याद आ गई, किसी लीडर की मैंने कभी सुनी थी और वो आज स्टोरी मेरे को याद आ रही है, मैं वो स्टोरी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य क्यों रखना बहुत जरूरी होता है। एक स्टोरी है कि दो जानवर थे, वो दोनों जानवर बड़े अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। एक कुतिया हुई, एक हथनी थी। एक हथनी और एक कुतिया दोनों बड़े अच्छे अपने दोस्त थे। दोनों दोस्तों के साथ क्या था कि वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों प्रेग्नेंट हो गए। कुतिया भी प्रेग्नेंट हो गई, हथनी भी प्रेग्नेंट हो गई। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी कि बधाई हो, हम प्रेग्नेंट है। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 6 महीने के बाद उस कुतिया ने लगभग 12 बच्चों को जन्म दिया। 12 बच्चों को जन्म दिया, बड़ी खुशी हुई। हथनी भी आई, उसने भी उसको बधाई दिया। और फिर समय बीतता गया, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, फिर 6 महीने और समय बीत गया। अगले 6 महीने बीतने के बाद उस कुतिया ने और 12 बच्चों को जन्म दे दिया। यानी अब उस कुतिया ने 2 बार प्रेगनेंसी वो हो चुकी थी और 12-12 बच्चे 2 बार पैदा हो चुके थे। और वो उसको जाकर के हथनी को मिठाई खिला करके आती थी और हथनी को बोलती थी कि अपनी दोनों बहनें हम एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी, मेरी 2 बार डिलीवरी हो गई है, लेकिन तेरा अभी तक कुछ आउटपुट आया नहीं है। वो हथनी उसको बोलती थी धैर्य रख, पेशेंस रख, होगा। फिर 6 महीने और बीत गए। उसके बाद फिर उस कुतिया के 10-12 बच्चे और हो गए। फिर हथनी को जाके मिठाई खिलाई और हथनी को बोला तू बेवकूफ बना रही है, तू बोल रही है जी तू प्रेग्नेंट है, लेकिन तू प्रेग्नेंट है नहीं, आउटपुट कुछ आ नहीं रहा। फिर 6 महीने और बीत गए, यानी लगभग 2 साल का समय बीत गया। इस दौरान कुतिया ने लगभग 20-25 बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन हथनी के कोई नहीं हुआ बच्चा। तो वो फिर कुतिया उसके पास जाती है और हथनी को बोलती है तू बेवकूफ बना रही थी। तब हथनी उसको पलट करके बोलती है कि देख बहन, बात ऐसी नहीं है, तेरे पिल्ले पैदा होते हैं और पिल्ले पैदा होने के अंदर मात्र 6 महीने का समय लगता है, लेकिन मेरे जो पैदा होगा ना तो ये धरती भी कांपेगी कि कोई बच्चा पैदा हुआ है। क्योंकि एक हथनी को अपने बच्चे को डिलीवरी करने के लिए लगभग 2 साल का समय चाहिए होता है। और जब मेरा बच्चा पैदा होगा और जब धरती पे आएगा तो इस धरती को भी एहसास होगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, इस स्टोरी से मैसेज क्या जाता है? इस स्टोरी से मैसेज ये जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भी आकर के बोलेंगे क्यों भाई 6 महीने हो गए, आउटपुट क्या आ रहा है, क्या ब्रॉन्ज बन गया, क्राउन बन गया, क्या तेरा लेवल हो गया। बहुत सारे लोग आपको आकर के बोलेंगे 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अरे भाई मैं तो इतना पहुंच गया, मेरा चेक इतना पहुंच गया, तू तो आज भी वहीं का वहीं है। माय डियर फ्रेंड, चिंता मत करना उन मजाक बनाने वाले लोगों को, क्योंकि जब 2 साल लगते हैं, जब कोई यूसीडी बनता है, डीयूसीडी बनता है, और 2 साल के बाद जब आपके चेक आना शुरू होंगे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सुरेश पंडित को 5 साल तक बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया था, लेकिन मैं लगातार चलता रहा और आज वही चीज हुई कि आज वो सब कुछ चीजें मेरे पास हुई। गाड़ी, बंगला, नाम, फेम, वेम, सिक्योरिटी, जो चीज चाहिए वो सब कुछ चीजें हुई। तो करना क्या है? इस बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहला जो लेसन लेना है वो लेना है धैर्य। क्योंकि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद धैर्य नहीं रख पाते।
एक चीज से मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, एक बार एक ऐसी ही कोई मीटिंग चल रही थी, उसको एक बहुत बड़े महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, वो सिद्ध पुरुष उस मीटिंग को ले रहे थे और उस मीटिंग के अंदर वो प्रवचनों के अंदर बता रहे थे कि धैर्य पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी एक सक्सेस की है कि धैर्य के माध्यम से आदमी कुछ भी चाहे वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जब उन्होंने इस तरीके की बात कही तो पीछे ही पीछे कोई मेरा जैसा एक शरारती बच्चा बैठा हुआ था और उसने इस चीज को फाइनल कर लिया कि आज महाराज को मैं गलत साबित करूंगा। महाराज इस बात को बार बार बोले जा रहे थे कि धैर्य ऐसी चीज है जिस धैर्य के माध्यम से दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो वो बच्चा खड़ा हुआ और बोलता है, महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, धैर्य से सब कुछ चीजें पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो उन सिद्ध पुरुष महाराज ने बोला, नहीं बच्चे, धैर्य से सब कुछ किया जा सकता है। तो उस लड़के ने बोला, महाराज एक चीज बताओ, क्या धैर्य से चाय चलने वाली चलनी के अंदर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है क्या? बच्चे ने सोचा था कि अब तो महाराज फंस गए, अब तो महाराज फेल हो जाएंगे। बोला, जी चाय की चलनी से क्या पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए जा सकते हैं? लेकिन वो तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने बोला यस, ले जाया जा सकता है चलनी में एक जगह से पानी को दूसरी जगह पे। लेकिन बेटा तेरे में इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए कि जब तक वो पानी बर्फ में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक तेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा। और जब वो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद तू एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस पानी को ले जाया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप धैर्य बनाए रखना। दूसरा, अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा चीज क्या है इस बिजनेस के अंदर, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ना मेरा कोई टारगेट यूसीडी का है, ना डीयूसीडी का है, ना एम्बेसडर का है। ना मैं एम्बेसडर बनना चाहता, ना डीयूसीडी बनना चाहता, कुछ नहीं बनना चाहता। हाँ, जो कंपनी के लेवल है बिजनेस के अकॉर्डिंग वो मिलते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे से पूछना चाहे कि मैं यहाँ पर क्या पुरस्कार लेना चाहता हूँ, तो मेरा दिल से मैं बता रहा हूँ कि अगर इस वेस्टीज बिजनेस के अंदर कोई ऐसा पुरस्कार हो, एक ऐसी पिन हो जहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट या बेस्ट सिक्स आपको चेले का या स्टूडेंट्स का अगर कोई आपको कोई पुरस्कार मिलता हो तो वो मैं जरूर लेना चाहूंगा। मैं हमेशा इस बिजनेस के अंदर मैं हमेशा एक कोशिश करता हूं कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करूं। मैं मेरे अपलाइन, चाहे राजेश सारण जी हो, चाहे सफदर अली मीर साहब हो, चाहे राजीव शर्मा जी हो और हमारे माननीय महोदय शिवराज सर हो, मैं इन सारे के सारे अपलाइनों के आगे हमेशा मैं नतमस्तक रहता हूं। मैं हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करता हूं और मेरी हमेशा से यही चाहत रहती है, यही होती है कि मेरे को हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर माना जाए और जाना जाए कि हाँ, अगर अच्छा स्टूडेंट कोई है, क्योंकि मेरा एक हमेशा से परम बिलीव है कि एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते तो माय डियर फ्रेंड आप कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। तो आपको अपने अपलाइन के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। जिस दिन आप अपने अपलाइन को आप सबमिशन में आ जाएंगे, आप अपने अपलाइन को समर्पण कर देंगे, माय डियर फ्रेंड आपका उस दिन से बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हाँ, मुझे गर्व है इस बात का, हाँ मुझे गर्व है इस बात का कि मैं मेरे गुरु की नाक का गुरु हूं। मुझे गर्व है कि आज शिवराज सर जब ये बोलते हैं कि सुरेश पंडित तू खेल है और हमारी टीम का तू एक बहुत ही मजबूत साथी है, तो मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है। माय डियर फ्रेंड, आपकी कोई भी एक्टिविटी हो, हमारी हर एक्टिविटी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके अपलाइन को वो आपको फीलिंग करवाए प्राउड वाली। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि एक अच्छा स्टूडेंट ही हमेशा एक अच्छा गुरु बन सकता है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बात करना चाहूंगा आपको। पहले भी मैंने ये एग्जांपल बात किया था कि भगवान श्री राम का आपने नाम सुना होगा, हनुमान का भी आपने नाम सुना होगा, लक्ष्मण का भी आपने नाम सुना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं उस रामायण के जमाने की, तो भगवान श्री राम सबके अपलाइन थे। ट्री शुरू हुआ था वहां से, सबके अपलाइन थे वो भगवान राम थे। और डाउनलाइन में है हनुमान जी वगैरह डाउनलाइन हुआ करते थे, लक्ष्मण जी उनकी एक अलग ट्री हुआ करती थी, हनुमान जी उनकी एक अलग लाइन हुआ करती थी, अलग अलग ट्री उनके चला करते थे, ये सारे उनके डाउनलाइन थे। और आपको एक चीज बता दूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर राम के जितने मंदिर है उससे ज्यादा आज हनुमान जी के मंदिर है। जितने लोग राम जी का नाम जपते हैं उससे ज्यादा लोग हनुमान जी का नाम जपते हैं। जबकि हनुमान तो डाउनलाइन था, राम जी अपलाइन थे। व्हाट इज द रीजन कि आज अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन का नाम क्यों हुआ? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जब भी अपलाइन कोई काम बोलता था हनुमान जी के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलते थे, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जब हनुमान जी को बोला गया कि भाई मेरी बीवी खो गई, जाके ढूंढ के ला, हनुमान जी ने कभी पलट के नहीं बोला कि भगवान बीवी आपकी खोई है, आप ढूंढ करके लाओ। उन्होंने बोला यस सर, अभी ढूंढ के लाता हूं, उनको नहीं पता कहाँ है, कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, बस वो चले गए। जब अपलाइन ने बोला कि भाई मेरा छोटा भाई मूर्छित हो गया और जाकर के संजीवनी बूटी लेकर के आ,
कूद पड़े, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि संजीवनी बूटी दिखती कैसी है, कैसे पहचानूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस कूद पड़े और जाकर के पहुंच गए, और जब समझ में नहीं आया तो पूरा पहाड़ उठा करके ले आए। लेकिन अपलाइन ने जो बोल दिया, कभी पलट करके क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया और वो उस काम को करते चले गए। उसी का नतीजा है कि आज अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन की वैल्यू है, अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन के मंदिर है। और माय डियर फ्रेंड, डाउनलाइन तो लक्ष्मण भी था राम जी का, लेकिन उनका पूरी दुनिया में कोई मंदिर नहीं बना। अरे वो तो भगवान श्री राम का भाई था, कितना ताकतवर था, शेषनाग का अवतार था, लेकिन उसका कोई मंदिर नहीं बना। क्यों क्यों नहीं बना? क्योंकि हमेशा जब भी कोई भगवान राम, जब भी अपलाइन कोई डाउनलाइन को बात बोलते थे, कुछ सिखाने की बात करते थे, कोई काम जब उनको बताया जाता था, हमेशा वो क्रॉस क्वेश्चन करते थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों। जब राम बोलते थे भाई लक्ष्मण वहां पे कुछ ऋषि मुनियों को कोई भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, जाकर के भगा के आ, तो वो लक्ष्मण बोलते थे भाई इतनी दूर जाने की कहां जरूरत है, रात का समय में यहीं से तीर चलाता हूँ, यहीं से उनको मार देता हूँ। हर चीज में वो क्रॉस क्वेश्चन करते थे, इसलिए उनका कहीं भी मंदिर नहीं बना। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम आपके अपलाइन से बड़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक आपके अपलाइन से बड़ा हो, तो मैं डियर फ्रेंड मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि इस पूरी धरती पर हो सकता है आपके माँ बाप को आप पे भरोसा हो या नहीं हो सकता है आपके भाई को आप पे भरोसा हो या नहीं हो सकता है आपकी बहन को आप पे भरोसा हो या नहीं हो सकता है आपकी बीवी को आप पे भरोसा हो या नहीं हो सकता है आपके बच्चों को आपकी कामयाबी पे भरोसा हो या नहीं हो सकता है आपके समाज को, आपके गांव को, आपके देश को, आपके प्रधानमंत्री को, आपके चीफ मिनिस्टर को भी आपकी कामयाबी पे भरोसा हो या नहीं हो। अगर इस पूरी दुनिया में आपकी कामयाबी पे अगर कोई भरोसा रखता है और सच्चे मन से अगर कोई व्यक्ति आपकी कामयाबी के लिए दिल से दुआ चाहता है, तो वो आपका सच्चा अपलाइन है। वो अपलाइन ही चाहता है कि वो आप उनसे भी बड़ी कामयाबी पे जाए, वो अपलाइन चाहता है कि आप एक दिन दुनिया में कामयाब हो। तो आपका अपलाइन अगर आपको कोई भी काम बताता है, अपलाइन का मतलब एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन। अपलाइन का मतलब आप एक ऐसे अपलाइन को, एक ऐसे गुरु को आप ढूंढिए जिस गुरु के साथ आपको काम करने में मजा आता है। वो गुरु आपको एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा देगा। तो मैं आपको हमेशा की बात ही आज भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप समर्पण भावना में रहिए अपने एक्टिव, इफेक्टिव और अपने अपलाइन के प्रति, क्योंकि आपका अपलाइन आपको बहुत बड़ी कामयाबी पे पहुंचाना चाहता है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के अंदर आपको बड़े मुकाम पे पहुंचना है, तो आप अपना वाई क्लियर कीजिए। ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों फेल हो जाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस के अंदर मेरे को मिलते हैं, लगभग 28 महीने की मेरी जर्नी हुई है वेस्टेज की। इस 28 महीने की जर्नी के अंदर मैंने देखा है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बड़े शानदार तरीके से काम कर रहे होते हैं, थोड़े दिन बाद जब मिलता हूँ तो वो बोलते हैं जी हमने तो वेस्टेज को क्विट कर दिया। भाई क्यों क्विट कर दिया, पकड़ा क्यों था? बोला जी वो ऐसा है कि मेरे जीजाजी ने ज्वाइन करवाया था इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। छोड़ क्यों दिया? वो आजकल मेरे जीजाजी ने छोड़ दिया इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। कई लोगों को पूछता हूँ भाई क्यों कर रहा है, भाई दोस्त ने ज्वाइन करवाया था इसलिए कर लिया। छोड़ क्यों दिया? आजकल उस दोस्त से मेरी है ना थोड़ी अनबन हो गई इसलिए मैंने इस बिजनेस को क्विट कर दिया। यानी आपका कोई कारण ही नहीं है। आप अपना एक कारण पैदा करो कि आप आखिर इस बिजनेस को आए क्यों हो, क्योंकि बिना कारण के आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पर नहीं जा पाएंगे। एक बार की बात, एक हाथी है वो बैठा हुआ था, उस हाथी के ऊपर आकर के एक मच्छर बैठ गया। हाथी के ऊपर आकर के मच्छर बैठ गया, 5-7 मिनट वो मच्छर उस हाथी के ऊपर बैठा रहा। जब वो मच्छर उड़ करके जाना लगा, तो वो उड़ा और उड़ करके जाकर के हाथी के कान के पास गया, और हाथी के कान के पास जाकर के हाथी के कान में वो बोलता है, हाथी भाई थैंक यू। हाथी को समझ में नहीं आया कि यार मच्छर ने मेरे को थैंक यू क्यों बोला। हाथी ने पूछा भाई मच्छर भाई तू मेरे को थैंक यू क्यों बोल रहा है? मच्छर बोला भाई मैं बड़ी दूर से उड़कर उड़ते आया था, मैं थक गया था, तो थोड़ी देर 10 मिनट के लिए मैंने आपके शरीर पर विश्राम किया। इसके लिए अब मैं उड़ करके जा रहा हूं, तो आपने 10 मिनट अपने शरीर पर मेरे को विश्राम करने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी को हंसी आ गई कि यार मच्छर, ना तेरे आने का पता चला ना तेरे जाने का पता चला, ये बीच में थैंक यू कहां से आ गया। यानी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी तो ऐसी नहीं है मेरे माय डियर फ्रेंड, कि ना हम आए उसका पता चला दुनिया से, और कब चले जाएंगे ना हमारे को उसका कोई दुनिया को पता चलेगा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आज तक कभी भी आपने ये सुना नहीं होगा कि उस फला व्यक्ति के डॉक्टर पैदा हो गया, उस फला व्यक्ति के इंजीनियर पैदा हो गया, उस फला व्यक्ति के चीफ मिनिस्टर पैदा हो गया, या एक आईएएस अधिकारी पैदा हो गया। आते सब इसी तरीके से हैं, लेकिन जब आते हैं तो किसी दुनिया के कोई व्यक्ति को पता नहीं चलता कि आप कौन थे। लेकिन ऐसा कुछ करके जाए कि जब इस दुनिया से जाए तो एक नाम होना चाहिए कि आज वो एक आईएएस अधिकारी चला गया, आज वो डॉक्टर चला गया, आज वो इंजीनियर चला गया, आज वो चीफ मिनिस्टर चला गया, आज वो चला गया। तो हम भी, हमारी लाइफ भी कहीं उस मच्छर के जैसे तो नहीं है कि आए तो भी दुनिया को पता नहीं चला और गए तब भी दुनिया को पता नहीं चला। माय डियर फ्रेंड्स, एक कारण पैदा करना, इस बिजनेस को आखिर हमारे को करना क्यों है। माय डियर फ्रेंड, कई लोग मेरे को पूछते हैं कि पंडित जी
आप इतने बड़े मुकाम पर क्यों पहुंच गए? आज भी मैं हकीकत बता रहा हूं कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने शुरुआत की, मेरे बहुत सारे अपलाइन यहाँ पर मीटिंग में बैठे हैं, मेरे को पता है नीलम सारण जी यहाँ पर मीटिंग में बैठे हैं, राजेश सारण जी यहाँ पर मीटिंग में बैठे हैं, वो दोनों मेरे अपलाइन हैं, स्पॉन्सर अपलाइन है, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। आज सुल्तान जी यहाँ पर है, बजरंग शर्मा जी यहाँ पर है, इन लोगों ने मेरे संघर्ष के वो दिन देखे हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं महीने के 25-25 दिन घर के बाहर रहता था, 25-25 दिन घर के बाहर रहता था, ना खाने का पता होता था, ना सोने का पता होता था, ना कुछ भी नहीं था। बस एक मिशन, एक जज्बात, एक मकसद हुआ करता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। जब मैं कई बार ऐसा होता था, जब शुरुआत मैंने बिजनेस की और रात को कई बार 11-11, 12-12, 1-1 बज जाते थे, क्योंकि मैं रात को 12 बजे भी लोगों को प्लान दिखाने के लिए तैयार रहता था। मैं घर आने का मन नहीं करता था, क्योंकि बस कुछ बड़ा करना है। रात को 12 बजे भी इसलिए घर आ जाता था क्योंकि जयपुर में रात को 12 बजे कोई मिलता ही नहीं था, किसको प्लान दिखाऊं। जब रात को 12 बजे घर आता था तो बीवी बड़ा नाराज हो जाया करती थी। जब रात को 12 बजे घर पहुंचता था तो हालात ये थे कि खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती थी, बीवी गर्म मिलती थी और खाना ठंडा मिलता था। लेकिन मेरे को पता है कि आज के ये दौर, एक दिन में लगातार चलता रहूंगा तो एक दिन वो भी आएगा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा। और माय डियर फ्रेंड, आज मैं कामयाब हूं। आज हालत ये है कि आज जब कभी रात को 12 बजे घर पे आता हूं, रात को 12 बजे नहीं, अगर 2 बजे भी रात को घर पे आता हूं तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है। जहां पहले खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती थी, अब हालात अलग हो गए हैं, अब बीवी ठंडी और खाना गर्म मिलता है। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने एक कारण पैदा किया था कि आखिर इस बिजनेस को करना क्यों है। इस गरीबी नामक चीज को मैंने बहुत करीब से देखा है। इस पैसे नामक चीज, बीमारी को मैं जड़ मूल से खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, इस पैसे के लिए मैंने मेरे बाप को कई बार बेइज्जती होते हुए देखा है। इस पैसे के लिए कई बार हमने बेइज्जती सहन की है। इस पैसे के लिए कई बार ऐसा हुआ है कि मैं मेरे मकान का भाड़ा नहीं भर पाता था। माय डियर फ्रेंड, आज जब उन बातों को याद करता हूँ, कई बार रोना आ जाता है रात को बैठे बैठे भी। कई बार ये होता था, मकान का भाड़ा टाइम पे नहीं भर पाता था, मेरा मकान मालिक मेरा सामान को और मेरी बीवी बच्चों के साथ मेरे को घर के बाहर फेंक देता था। पूरी पूरी रात कई बार ऐसा हुआ है कि मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरी बीवी के साथ बाहर बैठा हूँ। कई बार हालात ये होते थे, जब इस बिजनेस के अंदर आया था, कुछ बड़े चेक आते नहीं थे, हालात इतने अच्छे थे नहीं। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे पास खाने को पैसा नहीं होता था। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे राजेश जी मेरे अपलाइन है, इनको अच्छी तरह से पता है कि मेरी लाइफ इससे पहले किस तरीके के संघर्ष की रही है। कई बार ऐसा रहा है कि मैंने रात रात पर मैं मेरे बच्चों को सिर्फ पानी पिला पिला के सुला देता था, क्योंकि मेरे पास खाना खाने को पैसा नहीं था। मैंने बहुत बार ऐसा है कि मेरी बीवी के मैंने सारे गहने बेच दिए थे, चाहे नाक का है चाहे कान का है, जितने भी गहने थे सारे गहने उनको बेच दिए थे। माय डियर फ्रेंड, आज भी वो मेरे को दिन याद आ रहा है कि जब हाथ में जो पहनी जाती है उसको अंगूठी बोलते हैं, पैरों में जो पहनी जाती है, आपके उसर क्या पता मेरे को क्या बोला जाता है, हमारे राजस्थान में उसको बिछियां बोली जाती है, जो चांदी की होती है। आई थिंक 400-500 रुपए की वो बिछियां होती है। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास खाने को पैसा नहीं होता था, मैंने मेरी बीवी की लास्ट गहना, वो बिछियां भी 250 रुपए में बेच करके मैं आटा खरीद के लाया था। मेरे को वो दिन भी याद है। डर लगता था हमेशा कि ये दिन जो मैंने जिए हैं, वो दिन कभी मेरे बच्चों को ना जीने पड़े। डर लगता था। बहुत सारे लोग मेरे को भी मना करते थे, आपको भी मना करते होंगे। बहुत सारे लोग आकर के अपलाइन को शिकायत करके बैठ जाते हैं कि कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई होता ही नहीं है, बिजनेस चलता ही नहीं है। मैं किसको जाकर के शिकायत करता? क्योंकि मेरे को पता है कि आज जो ये दिन है, अगर मैंने मेहनत नहीं की और अगर आज मैंने मेरे हालातों को नहीं सुधारा, तो माय डियर फ्रेंड, डर लगता था कि ऐसी जिंदगी अगर मेरे बच्चों को कभी देखनी पड़ गई तो क्या होगा। तो रात को 2-2 बजे भी, 12-12 बजे भी मैं प्लान दिखाने के लिए तैयार था, कोई लोग जुड़ने को तैयार नहीं होते थे। बहुत सारे लोग, जहां भी जाता था लोग मजाक बनाते थे, लोग बोलते थे ये देखो जी आ गया करोड़पति। अरे आपको सही बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैंने शुरुआत की थी, आपने शोले पिक्चर देखी होगी। अरे शोले पिक्चर का गब्बर सिंह तो कुछ नहीं हुआ करता था, गब्बर सिंह से बड़ा गुंडा में हो गया था। मेरे सारे के सारे दोस्त, मैं जिस गली से निकलता था मेरे सारे दोस्त उस गली में से बाहर भग जाते थे। कोई सामने टकराता नहीं था, कोई भी ज्वाइन होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लगातार चलता रहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुरेश पंडित का कारण बहुत बड़ा था। कारण, अगर आपका भी, अगर इस बिजनेस के अंदर मैं एक चीज बोलता हूं, आपका माय डियर फ्रेंड, अगर आपका कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैंने देखा है 16 साल के अंदर, जिन लोगों का कारण बहुत बड़ा था आज उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, और जिन लोगों का कारण बहुत छोटा था आज उनका बिजनेस भी बहुत छोटा है। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप अपने उस कारण को निकालना कि आखिर आपको इस बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि इंसान भूखा उठता जरूर है, भूखा सोता कोई भी नहीं है। एक जानवर भी कहीं ना कहीं अपने पेट का जुगाड़ तो मुंह मार के कर लेता है, आखिर हम तो इंसान हैं। सिर्फ ये दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है कुछ कहानियां बनाने का, ये बिजनेस है कुछ जिंदगियां बनाने का, ये बिजनेस है हिस्ट्री क्रिएट करने का।
तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो इतना कारण पैदा करना कि आखिर इस बिजनेस को करना क्यों है। क्योंकि जिस व्यक्ति का कारण बहुत बड़ा होगा, कई लोग मेरे को आके बोल देते हैं कि सर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं देती, सर मैं तो करना चाहता हूं मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं देता, सर मैं तो करना चाहता हूं मेरी बीवी साथ नहीं दे रही, सर मैं तो करना चाहता हूं मेरा हस्बैंड साथ नहीं दे रहा, सर मैं तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे। ये सारे कारण बहुत छोटे हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास कामयाबी बहुत बड़ी है, अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है, आप कारण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, क्यों, आपका क्यों मजबूत होना चाहिए, कैसे करना है वो आपका होता चला जाएगा। कारण आज अपना पैदा करना, आखिर इस बिजनेस के अंदर आप आए क्यों हैं। अब जिस व्यक्ति का कारण मजबूत होगा उस व्यक्ति का एक दिन ये बिजनेस भी बहुत बड़ा मजबूत हो जाएगा। आप अपने बच्चे से पूछिए कि बच्चे तू करना चाहता क्या है। माय डियर फ्रेंड, मेरे कहने से एक एक्सरसाइज करके देख लेना, आप अपने ही घर पे करके देख लेना। आप अपने घर में आपने नोटिस करना, आपके घर में अगर कोई बच्चा है 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, आपके कोई बच्चा है, उस बच्चे को पास बुला करके पूछना कि बेटा तू बड़ा होकर के बनना क्या चाहता है। और बहुत सारे मैंने बहुत बार देखा है, अलग अलग घरों में जाकर के मैंने इस एक्सरसाइज को किया है। जब आप किसी बच्चे को पूछते हो ना, 18 15 20 साल के बच्चे को कि तू बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, आपको पता है वो बच्चा अपने रूम के अंदर आपकी फोटो नहीं लगाता, वो सलमान खान, शाहरुख खान, इनकी फोटोएं लगा करके रखता है, ऋतिक रोशन की फोटोएं लगा करके रखता है, जैकी श्रॉफ की और वो कौन सा श्रॉफ है उसकी फोटोएं लगा करके रखता है। अरे आप उसके लिए रोल मॉडल है, वो आपकी फोटो नहीं लगाता, वो सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन की फोटोएं लगा रहा है। और जब उस बच्चे को पूछा जाता है कि बच्चे तू बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, माय डियर फ्रेंड, बताते हुए मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि वही बच्चा बोलता है कि पापा मैं बड़ा होकर के शाहरुख खान बनना चाहता हूं, मैं सलमान खान बनना चाहता हूं, मैं ऋतिक रोशन बनना चाहता हूं। अरे डूब मरो, आपका बच्चा जिसको आपने पैदा किया, आपका बच्चा जिसको आपने पैदा किया, आप उसको पढ़ाते हो, लिखाते हो, खाना खिलाते हो, आपकी सारी खुशियां उस बच्चे के लिए आप करते हो, आपने सब कुछ उस बच्चे के लिए किया, लेकिन फिर भी वो बच्चा आपके जैसा नहीं बनना चाहता, वो किसी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के जैसा या ऋतिक रोशन या अमिताभ बच्चन के जैसा बनना चाहता है। आपका बेटा, आपका खून अगर आपके जैसा नहीं बनना चाहता, मैं कहता हूं जी चुल्लू भर पानी लेना और उसमें नाक डुबो करके मर जाना। क्यों पता है? क्योंकि आपका बच्चा आपके जैसा क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि आपके बच्चे को पता है कि मेरे पापा तो लल्लू है, मेरे पापा ने तो कोई ऐसे तीर मारे नहीं है, मेरे पापा ने तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा काम खड़ा किया नहीं है कि मैं मेरे पापा जैसा बनूं। लेकिन अगर आप एक कारण पैदा करना कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अगर भविष्य में कोई पूछे कि तू कैसा बनना चाहता है, तो मेरा बेटा बोले कि मैं मेरे पापा के जैसा बनना चाहता हूं। और वो तभी बोलेगा जब आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करेंगे। बिजनेस को बहुत सस्ता मत बेचना माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोग गलती क्या कर जाते हैं, इस बिजनेस को बड़ा सस्ता बेच देते हैं। ये बिजनेस नो डाउट आम लोगों का है, लेकिन ये आम सोच का नहीं है। इस बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है, क्योंकि इस वेस्टीज बिजनेस ने पिछले 16 साल में साबित कर दिया है कि इस बिजनेस के अंदर हर प्रकार का, हर जाति, हर समाज का व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इस 16 साल के अंदर वेस्टीज ने बता दिया है कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, ठिगने हैं, लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, महिला है, पुरुष है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, गांव के हैं, शहर के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी जाति धर्म से हैं, आप कहां से आए हैं। बस फर्क पड़ता है आप कहां से आए हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना कहां है ये बहुत फर्क पड़ता है। इस बिजनेस ने ऐसे ऐसे लोगों को कामयाब कर दिया माय डियर फ्रेंड, जिनके पैर नहीं आज वो लाखों रुपए पे पहुंच गए, जिनके आंखें नहीं है वो लाखों रुपए पे पहुंच गए। अरे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आज इस वेस्टेज के माध्यम से वो लाखों रुपए पे पहुंच गए। अरे और तो और, जितना पैसा हम जमीन के 6 फीट ऊपर खड़े होकर के नहीं कमाते हैं ना, जमीन के 6 फीट नीचे दफन होकर के आज वेस्टिजियन लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसे आज सैकड़ों वेस्टिज के अंदर एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, लगातार काम किया, आज इस दुनिया में नहीं है। एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा मैं सुदर्शन मोहंती जी का, जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, काम किया, 5 लाख रुपए के आसपास महीने की आमदनी थी। आज उनको जमाना छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के गए हुए लगभग 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन आज उनकी वाइफ का जो पिछले महीने का जो चेक आया वो लगभग 14.5 लाख रुपए का है। अरे ये बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हम इस बिजनेस को करते क्या है, हम इसको बड़ा सस्ता बेचने की कोशिश कर देते हैं। हम इस बिजनेस को बहुत सस्ता बेच देते हैं, भाई तू तो जुड़ जा, कुछ मत करना। तो फिर वो जुड़ जाता है, वो कुछ ही नहीं करता। मैं जब भी, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो, मैंने इस बिजनेस को कभी सस्ता नहीं बेचा। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भाई देख, तेरे को ज्वाइन होना है तो हम मेरी शर्तों पे ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर तू हर महीने 3,100 पीवी का सामान परचेज करे तो ज्वाइन होना, नहीं अदरवाइज मत होना। पहले ही आप उसको कंडीशन बड़ी लगा दो। मैं हमेशा बोलता हूं, जब ससुराल बड़ा मिलता है तो कंडीशन भी बड़ी लगती है।
ससुराल छोटा मिलता है तो कंडीशन भी छोटी मिलती है। अरे वेस्टीज ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वो यहाँ से बहुत कुछ बड़े मुकाम पर पहुंचेगा, लेकिन इसको सस्ता मत बेचो। पहले दिन बता दो कि अगर लाखों रुपया कमाना है, अगर मर्सिडीज बेंज लेनी है, अगर टाइम फ्रीडम लेना है, अगर मनी फ्रीडम लेना है, अगर सिक्योरिटी लेना है, ये बिजनेस तेरे हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग आज इस बिजनेस के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। हजारों लोग आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, हजारों लोग यहाँ से गाड़ियां कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग आज अपनी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी को यहाँ से ले चुके हैं। तो ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है। अगर तू भी चाहता है तो भाई ससुराल बड़ा मिलता है तो कंडीशन भी बड़ी लगती है। अगर तेरे को भी लाखों रुपया चाहिए तो हमारी शर्तों के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहली शर्त यह है कि तेरे को बिजनेस ज्वाइन करने के बाद पहले हर महीने तेरे को 100 पीवी की शॉपिंग करनी पड़ेगी। अगर तू 100 पीवी हर महीने शॉपिंग करने के लिए तैयार है तो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगले की शर्तों पर ज्वाइन कराते हैं। अगला बोलता है भाई साहब मेरी मर्जी आएगी तो खरीदूंगा, मर्जी आएगी तो नहीं खरीदूंगा, मर्जी आएगी 30 पीवी लूंगा, मर्जी आई तो 40 पीवी लूंगा, मर्जी आई तो काम करूंगा, मर्जी आई तो नहीं करूंगा। जब हम अगले की शर्तों पर काम करवाते हैं तो ये बिजनेस हमारा बड़ा नहीं हो पाता। हम अगर मैं बोलता हूं जी ससुराल बड़ा मिल रहा है, मुकेश अंबानी की बहन का अगर रिश्ता आपके घर पे आया है, ससुराल बड़ा है, तो भाई कंडीशनें भी बड़ी बड़ी लगने वाली है। बाराती गिनती के 50 ही आने चाहिए, जो बाराती आए वो सूटेड बूटेड होना चाहिए, बारात सारी की सारी लग्जरी गाड़ियों में आनी चाहिए, क्योंकि ससुराल बड़ा मिल रहा है ना, इसलिए कंडीशनें भी बड़ी बड़ी है। लेकिन मोहल्ले की किसी लड़की से शादी करते हैं, नाथू की बहन के साथ, ससुराल छोटा मिल रहा है ना, तो कंडीशन नहीं लगती। वहां पे बाराती कैसे भी जाए, सूट पहने, पजामा पहने, टी शर्ट पहने, कुछ भी पहन के पहुंच जाओ। अरे गाड़ी लग्जरी गाड़ियों में छोड़ो बारात, वहां पे हो सकता है पैदल जाओ, लड्डे में जाओ, ट्रैक्टर में जाओ, जीप में जाओ, कैसे भी बारात जाओ चलेगी। आदमी दारू पानी पी करके घर से ही शुरू होकर के डांस करते करते पहुंच जाएगा तो भी मामला चल जाएगा, क्योंकि ससुराल छोटा मिल रहा है ना, इसलिए कंडीशनें भी छोटी है। ससुराल बड़ा मिलता है तो कंडीशनें भी बड़ी लगती है। और मैं हमेशा से एक परम बिलीव है कि इस बिजनेस को क्यों करना है, क्यों के लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, एक छोटी सी एक्सरसाइज आप करके देख लेना, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे इस दुनिया के बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बिल गेट्स साहब। बिल गेट्स साहब की लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। बिल गेट्स साहब बोलते हैं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं उसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान पूछ पूछ के पैदा नहीं करता है। भगवान पूछ पूछ के पैदा नहीं करता कि भाई तेरे को कहां पर पैदा होना है। आपका तो मैं कह नहीं सकता, अगर भगवान पूछ पूछ के पैदा करता ना तो आपका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं मेरी बता दूं, मैं तो मेरे वाले बापू के बिल्कुल भी पैदा नहीं होता अगर वो भगवान ऑप्शन ही देता कि बता भाई कहां पैदा होना चाहता है। ये तो भगवान के हाथ में है कि वो कुछ भी कर सकता है। सोचो अगर उन्होंने हमारे को इंसान बनाने के बजाय अगर भगवान हमारे को भैंस बना देता तो कौन सी आप उसकी भैंस खोल लाते। तो थैंकफुल रहो हमेशा एक तो भगवान का कि उन्होंने हमें इंसान बना के पैदा किया है, और इंसान बना के भी इंडिया में पैदा किया है। अगर भगवान हमारे को पाकिस्तान में पैदा कर लेता तो क्या बिगाड़ लाते तुम? क्या फिर वेस्टीज जैसी अपॉर्चुनिटी हमारे को मिल पाती? क्योंकि पाकिस्तान में तो वेस्टीज है नहीं। तो थैंकफुल रहो कि भगवान ने हमें इंसान बनाया और इंसान बना करके यहाँ इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा किया। आप हमेशा से उसका थैंकफुल रहो। भगवान ने अगर हमारे को गरीब घर में पैदा किया है उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे को ऑप्शन नहीं दिया था। और मैंने पहले भी बोला, अगर भगवान पूछ पूछ के पैदा करता कि बोल बेटा कहाँ पैदा होना चाहता है, आपका तो मैं कह नहीं सकता, मैं मेरे बड़े बापू की तो बिल्कुल भी पैदा नहीं होता अगर भगवान मेरे को ऑप्शन देता। तो अगर हम गरीब घर में पैदा हुए उसमें आपका 1% रोल नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार आप हैं, क्योंकि भगवान ने आपको मौका दिया है, भगवान ने आपको इंसान बना के पैदा किया है। और इस वेस्टीज प्लान को देखने के बाद, अगर वेस्टीज को देखने के बाद भी कोई गरीब मर गया तो भगवान की कसम मोक्ष भी नहीं होगा। मोक्ष, पंडित आदमी हूं, थोड़ी पंडित वाली लैंग्वेज बात कर लूं, मोक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने आपको वेस्टीज जैसी एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी की है, लेकिन रिलेट कराने की कोशिश करूंगा मैं। मैंने बोला ना कि अगर बिना करोड़पति बने मर गए, अगर बिना करोड़पति बने मर गए तो सही बता रहा हूं, आप मृत्यु लोक में भटकते रहोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज जब बनती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। कोई भी चीज बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन नहीं सकती। तो भगवान भी बच्चों को पैदा करता है, इंसान को पैदा करता है, तो ऐसे थोड़ी होता है, भगवान के पास भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो लगी होगी। उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से भगवान बच्चों को पैदा करता होगा, इंसान को पैदा करता होगा। जब आप बिना करोड़पति बने अगर मर गए
तो आप मरते ही, मैंने नहीं देखा, हालांकि मैं कभी यमलोक में गया नहीं हूँ, सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, आप भी सुनी सुनाई बातों पे होगा। तो ऐसा सुनने में आता है कि जब कोई इंसान मर जाता है वो सीधा मृत्यु लोक में जाता है, और मृत्यु लोक में जाते ही वहां पर उसका पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है कि बता तूने तेरी जिंदगी के अंदर क्या क्या किया, और उसके पूरे जीवन का वहां पे लेखा जोखा होता है। और उस लेखा जोखा के बाद ही उसका फाइनल करते हैं भगवान कि अब इसको करना क्या है, इस आत्मा का करना क्या है। अगर सही बता रहा हूं, बिना करोड़पति बने मर गए, वहां पे जाते भगवान पूछेगा ला भाई हिसाब दे। आप बोलोगे काहे का हिसाब दूं, भाई हिसाब दे कि कितना कमा करके लाया। आप बोलोगे भगवान 20 साल तो पढ़ाई में चले गए, 5 साल नौकरी के फार्म भरने में लग गए, 30 साल की उम्र में जाकर के नौकरी लगी थी, 15,000 रुपया महीने की नौकरी लगी, 60 साल की उम्र में मेरे को रिटायरमेंट कर दिया गया, 20 साल कमाता था, 20 साल कमाया, 30 साल की उम्र में चालू किया था, 60 में रिटायरमेंट हो गया, 30 साल की कमाई हुई, 20,000 रुपया महीने का कमाता था, पूरे साल का मैंने 12×2 = 2,40,000 साल का कमाता था, 30 साल काम किया, ये लो जी भगवान पूरी जिंदगी में 70 लाख रुपया कमाया है। पता है भगवान आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग, एक बच्चे को बनाने में भगवान के भी तो कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती होगी। जैसे हमारे बाली सर स्पाइरुलिना बनाते हैं, नोनी बनाते हैं, फ्लेक्स ऑयल बनाते हैं, तेल बनाते हैं, चाय बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, तो उसका कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आता होगा। तो भगवान ने ये बच्चा पैदा किया, इंसान को पैदा किया, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम, साला गरीब से गरीब बच्चे की भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना 1 करोड़ रुपए से कम तो नहीं आई होगी। और अब आप जाकर के बोलोगे ना कि पूरी जिंदगी में 70 लाख कमाया, भगवान बोलेगा हरामखोर, अरे कम से कम जितना तेरा मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट आया था मेरा 1 करोड़, उतना तो कमा के लाता, ब्याज तो गया बाढ़ में 60 साल का। 1 करोड़ रुपया तो तेरे को बनाने में लगा था, पूरी जिंदगी 70 लाख रुपया कमाया, मोक्ष नहीं होगा। वापस भगवान बोलेगा भाई वापस इसको धरती लोक पर भेजा जाए, और वहां पर हम करेंगे कि वापस धरती लोक पे नहीं जाना भाई, अब तो स्वर्ग में या कहीं भी यहाँ भेज दे। भगवान बोलेगा नहीं भाई, जब तक तू 1 करोड़ रुपया मेरा मूल रकम कमा करके नहीं देगा, तेरे को जन्मों 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 तक वापस धरती पर पैदा होते रहना पड़ेगा। फिर वापस उसी तरीके से 20 साल तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर 5 साल डिग्रियों को लेकर के घूमना पड़ेगा, उसके बाद फिर तेरे को कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद तू जो कमा करके वापस मेरा 1 करोड़ कमा के नहीं देगा, इसी तरीके से चलेगा। फिर हम बोलेंगे जी भगवान ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं चलेगा। तो भगवान आपको बोलेगा कि भाई अब तेरे को ऐसा है, हिंदुस्तान में पैदा करूंगा, और हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद वेस्टीज के किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लेना, और वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर तेरे को जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते रहना। 3 साल का कोर्स है वेस्टीज बिजनेस। 3 साल अगर कोई भी व्यक्ति वेस्टीज बिजनेस के सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, मैं हमेशा बोलता हूं वेस्टीज त्रिवर्षीय योजना है, गरीबी मिटाओ अभियान। कोई भी व्यक्ति अगर 3 साल इस बिजनेस को लगातार सीखता चला जाता है, उसके बाद उसका अमीर बनना फाइनल हो जाता है। तो भगवान बोलेगा कि किसी वेस्टीज वाले को पकड़ लेना, लगातार उसके साथ काम करना, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा भी चेक 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया होगा, और तू तेरी जिंदगी में जो चाहता है वो सब कुछ तू यहां से कमा सकता है। तो आगे की अगर मैं पॉइंट को लेकर के जाऊं, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि पेशेंस के बाद, जब आप लगातार पेशेंस बने रखते हैं, अपना एक कारण आप पैदा करते हैं, अपलाइन के प्रति आप जब समर्पण कर देते हैं, उसके बाद आपको जहां यहां से करना क्या है, करना यह है कि आपको एक पागलपन आपके ऊपर हावी हो जाना चाहिए जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। अरे वेस्ट इंडीज का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में जाता है, तो अमीर बनने का लाइसेंस उसके घर को वालों को दे करके आता है। लेकिन दुनिया का कोई भी नेता, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जाता है, वो गांव के लोगों को जाकर के बीपीएल के कार्ड बांट करके आता है, वो वहां पर बीपीएल के कार्ड बांट करके आता है। लेकिन वेस्ट इंडीज का डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी भी मोहल्ले, किसी गांव, किसी घर में जाता है, अमीर बनने का कार्ड बांट करके आता है। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप लेने वाले नहीं है, क्योंकि लेने वाला हमेशा लेवता होता है और देने वाला व्यक्ति हमेशा देवता होता है। आपको इस बिजनेस के अंदर हमेशा देवता बनना है, आप लेने वाले नहीं है, आप किसी को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जब किसी के पास जाते हैं भाई जुड़ जाना, भाई तू जुड़ जाएगा, मेरा 2000 पीवी हो जाएगा, 1700 तो हो गया, 300 पीवी और है, तू जुड़ जाएगा, मेरा ब्रोंज डायरेक्टर का चेक बन जाएगा। कभी भी आप इस बिजनेस को लेने के लिए भावना से मत जाना। जब भी आप इस बिजनेस को जाओ, तो आप इस बिजनेस को हमेशा से जब भी जाओ, तो आप इसको देने वाली भावना से जाना, क्योंकि जब आप किसी को देने जाते हो तो आप देवता कहलाते हो। और इस बिजनेस के लिए एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस चाइनीज बम्बू है। चाइनीज बम्बू, आपने कहानी सुनी होगी। चाइनीज बम्बू एक ऐसा
पौधा है या एक ऐसा बांस, उसको वृक्ष कुछ भी बोल सकते हैं अपन, कि चाइनीज बम्बू एक ऐसी चीज है जिसके लिए बोला जाता है कि जब चाइनीज बम्बू को धरती पे उगाया जाता है, अगले 7 सप्ताह तक, अगले 7 सप्ताह तक वो जमीन से मात्र 7 इंच बाहर आता है। 7 सप्ताह में वो मात्र जमीन से 7 इंच बाहर आता है। और बहुत सारे लोग इस दौरान हार मान जाते हैं कि यार 7 सप्ताह हो गए, 7 सप्ताह से लगातार पानी दे रहा हूं, लेकिन ये जमीन से मात्र 7 इंच बाहर आया है। और लोग, बहुत सारे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन चाइनीज बम्बू के लिए कहा जाता है कि 7 सप्ताह में वो जमीन से 7 इंच बाहर आता है, लेकिन अगले 1 सप्ताह में वो जमीन से 70 फीट हाइट पे चला जाता है। तो और उसके लिए कहा जाता है कि जब वो ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ की चढ़ 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 की आवाज हर कोई व्यक्ति आप सुन सकते हैं, उसके पास में खड़ा कोई भी व्यक्ति उसको फील कर सकता है, उसको सुन सकता है। तो ये जो बिजनेस है ये बिल्कुल चाइनीज बम्बू के जैसे है। ये आज हो सकता है आपका संघर्ष का समय होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे साथ संघर्ष ज्यादा है। मैं बोलता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, संघर्ष है होने दो, बहाना मत बनाना, ट्वीट मत करना। बहुत सारे लोग आकर के मेरे को बोल देते हैं सर मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, सर मेरे पापा मेरी बात नहीं मानते इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, सर मेरे पास पैसा नहीं है मैं इसलिए इस बिजनेस को नहीं कर सकता, लोग मेरी सुनते नहीं है, सर करना तो बहुत चाहता हूं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है मेरी, तो लोग मेरी सुनते नहीं है इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, सर मेरे पास आज की तारीख में पैसा नहीं है, घर चलाने के हालात नहीं है इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। सर ये सब कुछ बहाने हैं। आप अपना, मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ, आखिर इस बिजनेस को करना ही इसलिए है। आज मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है लेकिन इस बिजनेस को करना इसलिए है क्योंकि आज मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, साला एक दिन इस बिजनेस को इस मुकाम पर लेकर के जाऊंगा कि जितने मेरे घर के अंदर मेंबर नहीं है उससे ज्यादा मेरे घर के अंदर 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी होगी। कारण पैदा करना कि आखिर इस बिजनेस को बहाना मत बनाना। लोग बोलते हैं कि सर मेरे घर वाले मेरी नहीं सुनते, करना तो बहुत चाहता हूं लेकिन मेरे घर वाले मेरी नहीं सुनते। अरे सुरेश पंडित की भी नहीं सुनते थे, लेकिन मैंने एक कारण पैदा किया कि आज मेरे घर वाले मेरी बात को नहीं सुनते हैं, इस बिजनेस के अंदर एक दिन ऐसा मुकाम खड़ा कर दूंगा कि आज मेरे घर वाले मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, एक दिन इस बिजनेस के अंदर ऐसा मुकाम होगा कि सुरेश पंडित को सुनने के लिए लोग टिकट खरीद खरीद करके लाइन लगा करके आएंगे। पूरा हिंदुस्तान आकर के बोलेगा कि बता सुरेश पंडित जिंदगी में कामयाब कैसे हुआ जाता है। अपना एक कारण पैदा करना कि आखिर इस बिजनेस को करना क्यों है। जाकर के रोना बहुत आसान है, अपलाइन के पास जाकर के हम रो देते हैं कि सर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। नो डाउट आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को करना इसलिए है कि आज हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, एक दिन इस बिजनेस के माध्यम से ऐसा मुकाम लेके आऊंगा, ऐसा मुकाम लेके आऊंगा, साला पिछले महीने का चेक खत्म नहीं होगा उससे पहले कंपनी से अगले महीने का चेक आपके खाते में आकर के डल जाए। तो आप एक अपना कारण, जितना बड़ा आप कारण बना सकते हो उतना बड़ा कारण बनाना। रोना मत कभी किसी के आगे, रोना मत। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर ये बिजनेस आपको क्या देता है। मैं हमेशा एक बोलता हूं ये बिजनेस आपको देता है एक राजमहल सी जिंदगी और एक ताजमहल सी मौत। राजमहल सी जिंदगी और ताजमहल सी मौत। अगर आप हमारे वेस्टीज के एम्बेसडर्स को देखिए, आज वेस्टीज के डबल क्राउन डायरेक्टर और डीयूसीडी की लाइफ को आज देखिए। मेरे अपलाइंस की अगर मैं बात करूं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी मेरे अपलाइन में आते हैं, हमारे इंट्रोड्यूसर अपलाइन है। राजमहल सी जिंदगी, आज के 12 साल पहले जब इस बिजनेस के अंदर आए थे, बताते थे वो कि उनके पास 5 रुपया नहीं हुआ करता था, 705 रुपए का बिल बना था। उन्होंने एक कारण पैदा किया कि इस आखिर बिजनेस को करना क्यों है। उन्होंने कारण पैदा किया, उनके सामने भी बहुत सारी विषम परिस्थितियां थी। उस टाइम प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, दुकानें नहीं हुआ करती थी, कोई बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं हुआ करते थे, कोई सपोर्ट सिस्टम इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतनी सारी डीएलसीपी और मिनी डीएलसीपी नहीं हुआ करती थी, ये कंपनी का टर्नओवर 3,000 करोड़ का नहीं हुआ करता था, इतने सारे अचीवर्स उस टाइम नहीं हुआ करते थे, इतने कार अचीवर नहीं हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने एक कारण पैदा किया और काम करना शुरू किया। वो व्यक्ति जिनकी जेब में कभी 5 रुपया नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से वो एक राजमहल की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस आपको देता है एक राजमहल सी जिंदगी और एक ताजमहल सी मौत। आज वही सिद्धार्थ सर महीने का 1.25 करोड़ के आसपास महीने का कमाते हैं। अरे माय डियर फ्रेंड, सोच के देखो, महीने का 1.25 करोड़। अगर आप डेली का ना माय डियर फ्रेंड, अगर डेली का 1,00,000 रुपया खर्च करते हो तो महीने का 30 लाख रुपया होता है। आज उनकी वाइफ जो कुछ भी मांगती है उनको सोचना नहीं पड़ता, आज उनका बच्चा कुछ मांगता है उनको सोचना नहीं पड़ता। आज राजमहल सी जिंदगी है, वो चुटकी बजाते उनके पास उनको जो चाहिए होती है वो सारी चीजें हाजिर हो जाती है। और ये बिजनेस देता है राजमहल सी जिंदगी और एक ताजमहल सी मौत। ताजमहल सी मौत का मतलब कि दुनिया से तो हम सभी जाने हैं, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, सबको जाना है। लेकिन आज जैसे ताजमहल की मौत, मुमताज गई, उसको मुमताज की मौत को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान आते हैं कि मुमताज की मौत कैसी है।
और उस मकबरे को देखने, उस ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। माय डियर फ्रेंड, जाने को हम सब जाएंगे, लेकिन अगर बात करूं सुदर्शन मोहंती जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज शायद ही वेस्टीज की कोई ऐसी मीटिंग होती होगी जहां पर बिना सुदर्शन मोहंती जी का एग्जाम्पल दिए आज वो मीटिंग हो। तो ये बिजनेस आपको देता है एक राजमहल सी जिंदगी और एक ताजमहल सी मौत। इतना बड़ा अचीवमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस को हमारे को लगातार सीखना रहना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है, नोनी क्या है, स्पाइरुलिना क्या है, फ्लेक्स ऑयल क्या है, चाय पत्ती के साथ खासियत क्या है, खाने के तेल की खासियत क्या है। एक एक प्रोडक्ट के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को हमें सीखना पड़ेगा। कैसे प्लान दिखाया जाता है वो सीखना हमें पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, अगर करोड़पति बनना आपकी गरज है तो इस बिजनेस को सीखना भी आपकी गरज है। बहुत सारे लोग चाहते तो हैं करोड़पति, कि करोड़पति बन जाऊं, लेकिन काम नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं कि अगर अमीर बनना आपकी गरज है तो आपको सीखना भी पड़ेगा। इस बिजनेस की आखिर हमारे को जरूरत क्यों पड़ी है, आज आप फाइनल करना, अपने घर पे बैठ करके इस चीज को पूछना, अपने अंतरात्मा से पूछना कि आखिर आप इस बिजनेस से चाहते क्या हो। ये बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया माय डियर फ्रेंड। जब 16 साल पहले ये शुरू हुआ था, मात्र 6 लोगों के साथ, कुछ चंद प्रोडक्ट के साथ, मात्र 2 ऑफिस के साथ, एक डीएलसीपी के साथ जो बिजनेस खड़ा हुआ था, जो शुरू हुआ था, आज ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि जहां 6 लोगों के साथ इस बिजनेस को शुरू किया गया था, आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वेस्टीज का एक बार में सेमिनार कर लिया जाए। आज ये बिजनेस जहां पे 2 ऑफिस से शुरू हुआ था, आज लगभग 50 से ज्यादा ऑफिस हो चुके हैं। जो कभी एक डीएलसीपी से बिजनेस शुरू हुआ था, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में 5000 डीएलसीपी हो चुके। जो एक हिंदुस्तान से शुरू हुआ था, आज हिंदुस्तान के अलावा एमएनसी कंपनी बन चुकी है। ये बिजनेस तो माय डियर फ्रेंड बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उन्हीं का हुआ है जिन्होंने अपनी सोच को बड़ा किया है। आप अपनी सोच को बड़ा करें। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं, अगर हमारी सोच में गरीबी है तो ये बिजनेस भी आपकी गरीबी वाला ही रहेगा। बिजनेस अगर आपने हार्ड माना तो ये बिजनेस हार्ड है। अगर आपने ये मान लिया कि बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे आसान पूरी धरती पे कोई दूसरा काम हो नहीं सकता। अरे करना क्या है, बस घर का सामान खरीदना है, बहुत आसान है। मैं इस बिजनेस को बहुत आसान तरीके से करता हूँ। मेरे घर में, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हमारे वेस्टीज का, हमारा बेस्ट डील और ब्रांच ऑफिस है। कुछ नहीं करता, मैं लोगों को पकड़ता हूँ, ले जाकर के हमारे बेस्ट डील स्टोर में घुसा देता हूँ। शुरू से शुरू होता हूँ और उसको आगे से ले जाकर के पीछे तक घुमा करके ले आता हूँ कि वेस्टीज में देखो जी, तेल आती है, चाय आती है, साबुन आती है, टूथपेस्ट आती है, नहाने का प्रोडक्ट है, कपड़ा धोने का आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, सूजी है, मैदा है, जो भी है, झाड़ू है, पोछा है, ये सब कुछ आता है। सब कुछ उसको बताने के बाद बोलता हूँ कि अब मना कर दे कि वेस्टीज नहीं करूंगा। मना करके जा मेरे को कि वेस्टीज नहीं करूंगा, मैं हाँ की उम्मीद ही नहीं करता। बंदा बोलता है नहीं मैं तो करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ये सारा सामान तो मेरे घर में भी आता है। बिजनेस को बहुत आसान तरीके से करेंगे तो ये बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों ने क्या है, मुश्किल काम करने की, हमने इस बिजनेस को मुश्किल करने की आदत पटक रखी है। कहते हैं जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हार्ट अटैक नहीं होता है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कहते हैं हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को मॉर्निंग वॉक करना बड़ा मुश्किल लगता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करते कि डॉक्टर साहब ये पकड़ो 5 लाख रुपया, ये पकड़ो 10 लाख रुपया, ये पकड़ो 20 लाख रुपया, मेरा सीना फाड़ दो और मेरा ऑपरेशन कर दो, बाईपास सर्जरी कर दो। सुबह मॉर्निंग वॉक करना आसान है, सर्जरी करवाना बड़ा आसान है। ये बिजनेस भी सेम डिटो यही है कि हम लोग अगर इस बिजनेस को आसान तरीके से करेंगे, बिजनेस बहुत आसान है, इससे आसान पूरी धरती के ऊपर कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। अरे करना क्या है यार, सामान खाने से पैसा आता है, सामान खाने से पैसा आता है, साबुन लगाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, कपड़े धोने से पैसा आता है। और उसके बावजूद भी अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती तो मैं बोलूंगा ग्रहों का कोई दोष नहीं है। कई लोग मेरे को बोलते हैं पंडित जी इसके कुछ ग्रह बाड़ी आप देखो। मैं बोलता हूँ जी ग्रहों का कोई दोष नहीं है। बचपन में कोई बिल्ली मारी है, इसने कोई कुकर्म किए है, कोई पाप इसके हाथों से हुआ है, इसलिए इसको वेस्टी समझ में नहीं आता है। क्या इतना तो आसान बिजनेस है, आसान बिजनेस है, इसीलिए लोग परेशान है। ये बिजनेस बहुत आसान है, इसीलिए लोग परेशान है, क्योंकि लोगों को क्या है, मुश्किल काम करने से पैसा है तो वो बात समझ में आ जाती है। घर का सामान खरीदने से, सिर्फ दुकान बदलने से करोड़पति बन सकते हैं। घर का सामान खरीदने से मर्सिडीज बेंज जा सकती है। घर का सामान खरीदने से आप बड़े बड़े बंगले बना सकते हैं। तो ये बात बड़ी आसान है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आती, इसीलिए लोग परेशान है। बिजनेस आसान है, इसीलिए लोग परेशान हैं।
और माय डियर फ्रेंड, एक ही चीज बोलूंगा, लास्ट 2 मिनट 3 मिनट का समय बचा है हमारे पास, जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि आप हमेशा एक्साइटमेंट में रहे, कभी भी आप रोना धोना ना रखें। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, चाहे बिजनेस ना चल रहा हो, कुछ भी हो, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। जब भी आप इस बिजनेस को किसी को बताओ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ आप इस बिजनेस को बताना, क्योंकि लोग आपका चेक नहीं देखते हैं, लोग आपका एक्साइटमेंट देखते हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आपने न्यूज देखी होगी, DD1 पे भी न्यूज आती है, आज तक पे भी न्यूज आती है, GTV पे भी न्यूज आती है। जब प्राइवेट चैनल पे आप न्यूज देखोगे, वही न्यूज एक सरकारी चैनल पे आती है। सरकारी चैनल पे एक न्यूज वाला आपने देखा होगा, टाई वाई लगा करके एक व्यक्ति अपने बालों को यूं संवार करके आकर के बैठ जाता है और समाचार सुनाना शुरू करता है। जी पेश है आज के ताजा समाचार। आज के ताजा समाचारों के अनुसार दिल्ली में बहुत भारी बरसात हुई, इतनी तेज बारिश बरसात हुई कि नरेंद्र मोदी जी जो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, बहुत तेज बारिश होने के कारण वो अपने घर के बाहर नहीं निकल पाए और चारों तरफ पानी ही पानी था। सारी की सारी गाड़ियां हैं वो पानी में बहने लग गई और बहुत मशक्कत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके निवास स्थान से उनको दूसरे स्थान जहां पे जाना था उन पे सुरक्षित पहुंचा दिया गया। आज के समाचार समाप्त हुए। एक समाचार तो ये सुना है, उसी समाचार को आप प्राइवेट चैनल पे देखना, आज तक पे, आज तक वाले बोलेगा नमस्कार, पेश है आज के ताजा समाचार। आज के ताजा समाचार के अनुसार दिल्ली में इतनी मूसलाधार भारी बरसात हुई, इतनी तेज बरसात हुई कि नरेंद्र मोदी जी अपने घर के बाहर जैसे उन्होंने कदम रखा, जैसे बादल इंतजार कर रहे थे कि देश का लाल प्रधानमंत्री घर के बाहर निकले और मैं बारिश करना शुरू करूं। इतनी तेज बारिश हुई दिल्ली के अंदर की चारों तरफ पानी पानी था, वहां की गाड़ियां बिल्कुल पानी में नाव की जैसे बहने लग गई। दिल्ली पुलिस को भारी मशक्कत करने के बाद प्रधानमंत्री जी को उनके स्थान से, निवास स्थान से उनको जहां जाना था वहां पे बड़ी मुश्किल से पहुंचाया गया। समाचार समाप्त हुए। समाचार दोनों ने सेम बताए, लेकिन एक ने रोते हुए बताए, एक ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ बताए। एक्साइटमेंट के साथ जब बताता है तो सामने वाला आंखें फाड़ के देखता है कि आज क्या हुआ, आज कहीं देश के प्रधानमंत्री के साथ कुछ हो तो नहीं गया। हमारे मारवाड़ियों में एक कहावत है, रोता जाए मरे की खबर लाए। कई लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस चलता ही नहीं है। मैंने कहा भाई सबसे पहले तू हुलिये को चेंज कर। बोलता है सर मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। अरे भगवान ने हमारे को शक्ल दी जैसी दी, कोई बात नहीं है, कम से कम स्माइल तो कर ले। हंसने का कोई पैसा नहीं लगता, स्माइल का कोई पैसा नहीं लगता। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, उदास चेहरे पे, मायूस चेहरे पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। मायूस चेहरे पे तो मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े तो आप अपने हमेशा स्माइल रखें, कभी उदास ना हो, क्योंकि रोता जाए वो मरे की खबर लाए। आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे। एक्साइटमेंट के साथ जब आप प्लान दिखाते हैं तो पहले दिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता, आपका एक्साइटमेंट समझ में आता है। सामने वाला देखता है कि यार भाई में इतना एक्साइटमेंट है, इसका मतलब कोई जबरदस्त का ही काम ये कर रहा है और अगर मैं इसके साथ लग जाऊंगा तो मैं भी एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। तो आप लोगों ने इतना समय दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा समय हो चुका है। थैंक यू सर, आप लोगों ने इतना समय दिया। बजरंग शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरा कोऑपरेट किया। निधि मैडम आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया आज इस टीम आत्मनिर्भर के अंदर मेरे को बात करने के लिए। और अभी तो हमने शुरुआत की है, आज हमारे लिए बड़ा खास दिन था कि अभी आज मैं बात करूं, आज के 9 महीने पहले एक बच्चे ने हमारे साथ ज्वाइन किया था, मात्र 20 साल का बच्चा है। अभी वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस के अंदर आया था और आज उसने अपनी पहली कार स्विफ्ट गाड़ी यहाँ से, मारुति की स्विफ्ट कार यहाँ से उन्होंने ली, जिसकी आज हमने डिलीवरी करवाई है। और एक कार आज हमारी टीम में बुक हुई है हमारे सुल्तान जी की, जो 4 क्लास पढ़ा लिखा लड़का है, बैंड बजाने का काम किया करता था जब वो पहली बार मेरे को मिला था। आज वही सुल्तान जो बैंड बजाता था, 4 क्लास पढ़ा लिखा था, आज वेस्टीज बिजनेस के माध्यम से लगभग 2 लाख रुपए एवरी मंथ कमाता है। और आज उसने अपनी यहाँ से लगभग 17 लाख रुपए की क्रेटा कार टॉप मॉडल उसने यहाँ से बुक करवाई है, जिसकी हम कल डिलीवरी यहाँ से लेने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हुई है और मैं हम चाहेंगे कि ये टीम आत्मनिर्भर हमेशा आपके साथ है। आप सब लोगों की कामयाबी के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। ऐसी ट्रेनिंग्स आपको हमेशा हमारे अपलाइन शिवराज जी के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, आपने 1 घंटा मेरे को सुनना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेल, थैंक यू।